सबसे गरीब साल में मैंने खुद को 30 लाख रुपए में बाई निंगबिंग को बेच दिया था, ताकि मैं उसके सबसे करीबी इंसान यानी उसके प्यार का हमशक्ल बनकर रह सकूं। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए मुझे जबरदस्ती इतनी शराब पिलाई कि मेरे पेट से खून बहने लगा। जब उन्होंने बाई निंगबिंग से पूछा कि क्या उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है, तो उसने बेहद ठंडे लहजे में कहा कि ये तो सिर्फ एक हमशक्ल है। बाद में चेन जे को बचाने के लिए बाई निंगबिंग ने अपनी आंखों के सामने मुझे चट्टान से समुद्र में गिरते हुए देख लिया। बचाव दल को कभी मेरी लाश नहीं मिली। वो अचानक पागल हो गई और पूरी दुनिया में मुझे ढूंढने लगी। 5 साल बाद मुझे एक कार्यक्रम के लिए वापस देश बुलाया गया और वहां मेरी मुलाकात उससे हो गई। वो लाल आंखों से मुझे लगातार घूरती रही और बोली कि मुझे पता था तुम मरे नहीं हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैंने एक कदम पीछे हटाकर बेहद औपचारिक और अजनबी सी मुस्कान के साथ कहा कि मुझे माफ करना, लेकिन आप कौन हैं? बाई निंगबिंग के दिल में मेरे पास सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड का नाम था, जबकि हकीकत में मैं सिर्फ चेन जे का एक मामूली और घटिया हमशक्ल था। आखिर वो सबका चहेता और मशहूर स्टार था, जबकि मैं एक गरीब परिवार से था। बाई निंगबिंग के लिए मुझे खरीदने और मेरे स्वाभिमान को कुचलने के लिए 30 लाख रुपए ही काफी थे। जिस दिन चेन जे देश वापस आया, इंटरनेट पर हर तरफ उसी की चर्चा थी। बाई निंगबिंग उसे लेने एयरपोर्ट गई और फिर वे एक पार्टी में चले गए। जाने से पहले उसने मुझे बस इतना कहा कि आज रात वो घर पर खाना नहीं खाएगी। लेकिन मेरे किताब पढ़ने के 1 घंटे बाद ही उसका फोन आ गया कि वाइन कैबिनेट में एक कीमती रेड वाइन रखी है, उसे ढूंढो और हमारे रेस्टोरेंट में पहुंचा दो। पढ़ाई शुरू करते ही काम में रुकावट आने पर मैंने गहरी सांस ली और फोन रख दिया। मैंने अलमारी से वो बोतल निकाली और गाड़ी चलाकर वहां पहुंच गया। एक बेहद आलीशान और निजी रेस्टोरेंट के केबिन में चेन जे और बाई निंगबिंग सबके बीच बैठे थे। चेन जे ने चमकता हुआ सिल्वर सूट पहना था और वो बाई निंगबिंग के बेहद करीब बैठा था। सब लोग मजे लेते हुए कह रहे थे कि चेन जे आखिरकार वापस आ गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि निंगबिंग ने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। मैं आगे बढ़ा और बाई निंगबिंग के सामने जाकर रुक गया। मैन, ये कहा कि ये रही तुम्हारी रेड वाइन। मैंने लेबल देखकर ही इसे ढूंढा है और उम्मीद है कि कोई गलती नहीं हुई होगी। मेरे आने से वहां का खुशनुमा माहौल एक पल के लिए थम गया। बोतल रखकर जैसे ही मैं मुड़ा, चेन जे ने पीछे से ठंडे लहजे में कहा कि रुको, इधर आओ और इसे खोलो, फिर हम सब के लिए वाइन डालो। मैं मुड़ा और अनजाने में बाई निंगबिंग की तरफ देखने लगा। वो अपनी शर्ट के 2 बटन खोले हुए कुर्सी से टिकी थी और उसने रूखेपन से मेरी तरफ देखकर कहा कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने कहा कि मुझे सुनाई दे रहा है। मैं ओपनर लेने बाहर जाने लगा। मेरे निकलते ही चेन जे ने पीछे से तीखा सवाल किया कि क्या आजकल तुम्हें इसी तरह के लोग पसंद आ रहे हैं? बाई निंगबिंग चुप रही, लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा कि चेन जे तुम गुस्सा मत हो, निंगबिंग के दिल में सिर्फ तुम हो। एक और दोस्त ने कहा कि इसमें निंगबिंग की गलती नहीं है, ये लड़का ही उसके पीछे पड़ा रहता है और भगाने पर भी नहीं जाता। वाइन डालने के बाद भी चेन जे ने मुझे जाने नहीं दिया। उसके मन में गुस्सा भरा था, इसलिए उसने मुझसे सूप परोसने को कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा कि तुम किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? मैंने कहा कि पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी से। इस पर उसने कहा कि इतनी मशहूर यूनिवर्सिटी ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि आत्मसम्मान क्या होता है। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने अचानक सूप का आधा कटोरा मेरे सिर पर पलट दिया। उसने गुस्से में कहा कि निंगबिंग के पीछे इस तरह क्यों पड़े हो? क्या अमीर बनने का इतना शौक है? गर्म लिक्विड कपड़ों से छनकर जब मेरी त्वचा पर लगा तो जलन होने लगी। बाई निंगबिंग ने चेन जे का हाथ थामकर उसे प्यार से शांत करते हुए कहा कि मेरी तरफ देखो, तुम्हारी पसंद की घड़ी मैंने खरीद ली है, अब मुझसे नाराज मत हो। चेन जे मान गया। तभी एक दोस्त ने कई तरह की शराब मिलाकर एक पूरा ग्लास मेरे सामने खिसका दिया और कहा कि इसे पी जाओ और चेन जे से माफी मांगो। दूसरे दोस्त ने चिल्लाकर कहा कि इतनी महंगी शराब इस पर बर्बाद करना बेकार है। बाई निंगबिंग के दोस्तों के बीच चेन जे सबका चहेता था, इसलिए कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता था। वे मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे और बाई निंगबिंग कभी उन्हें नहीं रोकती थी। खासकर आज तो चेन जे भी सामने था। मैंने वो गंदी शराब उठाई और एक ही सांस में पी गया।
अल्कोहल की तेज जलन मेरे गले से होती हुई पेट तक पहुंच गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं टेबल का सहारा लेकर नीचे झुक गया और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। तभी किसी ने कहा कि माहौल खराब मत करो और बाहर निकलो। बाई निंगबिंग ने हाथ में पकड़ा ओपनर मेरी तरफ फेंक दिया। उसने इतनी तेजी से फेंका कि वो सीधे मेरे माथे पर जा लगा। एक तेज दर्द हुआ और खून की धार मेरे गाल से नीचे बहने लगी। वो हैरान रह गई और अनजाने में मेरी तरफ एक कदम बढ़ी। मैंने अपना माथा छुपाया, थोड़ा झुककर उन्हें प्रणाम किया और तुरंत वहां से भाग गया। घर आकर मैंने नहाया और अपने घाव को साफ किया। तभी मुझे पता चला कि बाई निंगबिंग भी लौट आई है और उसका मूड बहुत खराब था। मैंने भांप लिया और कहा कि चेन जे के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है। उसने गुस्से में मेरा नाम चिल्लाया और तेजी से आगे बढ़कर मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। कमरे की लाइट हिल रही थी और उसकी तेज रोशनी के कारण मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू बहते रहे। वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मेरी ठोड़ डी पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया और कहा कि रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? उसने आगे कहा कि फेंग युआन, क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ रहने के लिए किसी भी हैसियत में तैयार हो? उसने मेरे होठों पर बेहद बेरमी से चूमा, जिससे मुझे अपने ही खून का स्वाद आने लगा। बाई निंगबिंग ने मुझे हुक्म दिया कि जो सिखाया था क्या वो भूल गए? अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि तुम्हारी आंखें चेन जैसे बिल्कुल नहीं मिलती। उसकी इस बेरमी से मेरा दर्द और बढ़ गया। जब मैंने घबराकर आंखें खोली तो उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा दिखा, जैसे वो अपना सारा तनाव मुझ पर निकाल रही हो। मुझे समझ आ गया कि चेन जे की नाराजगी का गुस्सा मुझ पर निकाला जा रहा था। बाई निंगबिंग मुझे सजा दे रही थी और मैं बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तभी मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। जब हम पहली बार मिले थे तब मैं एक बेहद गरीब छात्र था और वो एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी। जिस बार में मैं काम करता था वहां उसने शराब के नशे में मेरा चेहरा देखकर गुस्सा किया था और कहा था कि उसके जैसी शक्ल लेकर यहां ऐसा घटिया काम मत करो। बाद में जब मेरे नाना बीमार हो गए तो मैंने हर जगह से पैसे उधार लिए, फिर भी 30 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उस रकम के लिए मैंने खुद को बाई निंगबिंग के हवाले कर दिया। इसकी कीमत यह थी कि उसने मुझे आगे की पढ़ाई करने से मना कर दिया, क्योंकि एक हमशक्ल को सिर्फ हमशक्ल की तरह रहना था। उसने बेहद ठंडे शब्दों में मेरे जीवन का फैसला कर दिया था कि अगर मुझसे प्यार करते हो तो अगले 3 साल मेरे पास ही रहोगे और कहीं नहीं जाओगे। चेन जे भी पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था और उसने उसे छोड़ दिया था, इसलिए बाई निंगबिंग दोबारा ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उसी दिन से मेरा साइंटिफिक रिसर्च का सपना हमेशा के लिए टूट गया। मेरे नाना भी ऑपरेशन के बाद ठीक नहीं हो सके और 6 महीने में चल बसे। मैं पूरी तरह टूट चुका था और एक रात कब्रिस्तान में ही बैठा रहा। आधी रात को बारिश होने लगी और अचानक मेरे सिर पर एक छाता आ गया। वो बाई निंगबिंग थी। उसने ऊपर से मुझे देखते हुए बेहद नरमी से कहा कि तुम कब तक यहां रहोगे? मैं तुम्हारे साथ हूं और हम 3 साल तक साथ रहेंगे। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा और कभी कभी हमारे बीच कुछ अच्छे पल भी आए, लेकिन मुझे पता था कि वो मन ही मन मुझसे नफरत करती थी। एक बार जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिल रही थी और मैं उसे लेने गया तो उसके दोस्तों ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझे देखकर हंसते हुए कहा कि ये सचमुच चेन जे जैसा दिखता है। सुना है ये पॉलिटेक्निक का बड़ा छात्र है और किसी पेटेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या ये सच है और तुम कैसे प्रोजेक्ट करते हो? हमें भी जरा अपनी काबिलियत का नमूना दिखाओ। मैंने अपने हाथ भींचे और उनसे कहा कि रिसर्च एक बहुत गंभीर काम है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। उनके नेता ने बेहद घटिया सोच के साथ कहा कि नाटक मत करो, तुम रिसर्च की बातें सिर्फ अपनी कीमत बढ़ाने के लिए कर रहे हो। फिर उसने मेरे सामने शराब की बोतल रख दी और कहा कि अगर ये मंजूर नहीं है तो शराब पियो, इसे खत्म करने के बाद ही निंगबिंग तुम्हारे साथ जाएगी। शुरुआत से ही बाई निंगबिंग सोफे पर बैठी मुझे देख रही थी। शायद नशे की वजह से उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा कि पी लो, सबको दिखाओ कि तुम कितनी शराब पी सकते हो। मैं 2 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर मैंने उससे पूछा कि अगर आज मेरी जगह चेन जे यहां खड़ा होता तो क्या तुम उसे भी शराब पीने को कहती? उस दिन बाई निंगबिंग बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी।
उसने मेरे हाथ से ग्लास छीनकर मेरे ऊपर फेंक दिया और चिल्लाई कि तुम्हारी औकात क्या है जो तुम खुद की तुलना उससे कर रहे हो। वो तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं है जो 30 लाख रुपए के लिए खुद को बेच दे। मैंने अपनी नम आंखें पोंछी और जमीन पर गिरे ग्लास को उठाते हुए कहा कि ठीक है, मैं पी लेता हूं। वैसे भी गरीबों की जान और उनके सम्मान की कोई कीमत नहीं होती। मैंने सचमुच उससे 30 लाख रुपए लिए थे, इसलिए ये सब सहना मेरी मजबूरी थी। चेन जे विदेश जाने से पहले ही एक बड़ा स्टार बन चुका था और अब वापस आकर उसे और भी बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे थे। उसने फोन किया और कहा कि वो अभी अभी देश वापस आया है और उसे एक अच्छे सहायक की जरूरत है। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पास रहने वाला वो फॉन युआन अच्छा लगा। ऐसा लगता है कि उसे सेवा करना आता है। बाई निंगबिंग 2 सेकंड के लिए चुप रही, फिर वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, मन नहीं कर रहा है क्या? उसने शांति से उत्तर दिया, नहीं, अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैं चेन जे के साथ फिल्म की शूटिंग के लिए सेट पर गया। शूटिंग के बीच में मिलने वाले आराम के समय दूसरे मुख्य अभिनेता लिन जिया ने मुझसे बात शुरू की और कहा, चेन जे भाई, आपका यह सहायक दिखने में काफी हद तक आपके जैसा ही है, बस आंखें थोड़ी अलग है। उसने आगे कहा कि फॉन युआन के चेहरे पर एक आंसू का निशान, तिल, है, जिससे वो थोड़ा कमजोर दिखाई देता है। लिन जिया इस फिल्म का असली मुख्य अभिनेता बनने वाला था, लेकिन चेन जे के देश वापस आने के बाद उसने बीच में आकर उसका किरदार छीन लिया। वो मन ही मन बहुत परेशान था, इसलिए उसने चेन जे को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। उम्मीद के मुताबिक चेन जे का चेहरा बदल गया और उसने मेरी तरफ बेहद नफरत भरी नजरों से देखा। दोपहर को काम खत्म होने के बाद उसने कहा कि उसकी घड़ी खो गई है। उसने कहा कि जब वो झील के किनारे सीन की शूटिंग कर रहा था तब घड़ी उसके पास थी, इसलिए वो शायद पानी में गिर गई होगी। उसने अपनी नजरें घुमाई और अंत में मुझे देखते हुए कहा, फॉन युआन, तुम झील में जाओ और मेरी घड़ी ढूंढो। कृत्रिम झील का पानी ज्यादा गहरा नहीं था, वो बस मेरी कमर तक आ रहा था। मैं पानी के अंदर खड़ा हो गया और झुककर धीरे धीरे झील के तल की कीचड़ को टटोलने लगा। आसमान में डूबते सूरज की लाली खून की तरह लाल दिख रही थी और रात के बढ़ने के साथ साथ रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। सब जानते थे कि चेन जे जानबूझकर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए हर कोई किनारे पर खड़ा होकर बिना कुछ बोले बस तमाशा देख रहा था। एक मामूली और अनजान सहायक के लिए कोई भी आगे आकर स्टैंड लेने को तैयार नहीं था। ठंडे पानी में रहने के कारण मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थी और उन पर झुर्रियां आ गई थी। जब मैंने हाथ ऊपर उठाया तो उस पर से कीचड़ नीचे गिर रही थी। अचानक मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मैं प्रयोगशाला में अपना ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करता था। उस समय मेरे हाथों को हमेशा साफ और सूखा रहना पड़ता था ताकि मैं टेस्ट ट्यूब, पेट्री डिश और स्लाइड उठाकर नतीजों को देख सकूं और डेटा लिख सकूं। मेरे सीनियर और प्रोफेसर हमेशा कहते थे कि मैं बहुत होनहार छात्र हूं और इस रास्ते पर बहुत आगे तक जाऊंगा। लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी थोड़ी सी भी उथल पुथल बर्दाश्त नहीं कर पाती। सिर्फ एक छोटी सी परेशानी ही सब कुछ तबाह कर सकती है। हालांकि इस बात को सिर्फ 3 साल ही बीते थे, लेकिन यह सब इतना दूर लग रहा था जैसे पिछले जन्म की बात हो। जब पूरी तरह से अंधेरा हो गया तब स्टाइलिस्ट ने आखिरकार कहा, चेन जे भाई, आपकी घड़ी मिल गई है। ये मेकअप रूम की टेबल पर रखी थी। चेन जे ने घड़ी लेते हुए उसे अपने महंगे बैग में डाल दिया और कहा, शायद मैं ही इसे भूलकर वहां छोड़ आया था। फॉन युआन, अब बाहर आ जाओ और खुद को ठीक करो। ऐसा मत दिखाओ जैसे मैंने तुम पर कोई जुल्म किया हो। काम खत्म होने के बाद बाई निंगबिंग उसे लेने आने वाली थी। मैं बेजान सा सेट के बाहर कुछ पेड़ों के नीचे बैठा रहा। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन तभी वो काले रंग की रोल्स रॉयस गाड़ी वापस आई। बाई निंगबिंग गाड़ी से नीचे उतरी और मेरे सामने आकर बोली, घर चलो और कपड़े बदल लो। मैंने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया तो उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, तुम चेन जे को गलत मत समझो, उसका मुंह थोड़ा खराब था, वो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था। अब सब ठीक है। जब मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया तो बाई निंगबिंग का सब्र टूट गया और उसने गुस्से में कहा, अब बहुत हुआ फॉन युआन, तुम किससे नाराज हो रहे हो? मैंने अपनी नाक सिकोड़ी, अपने आंसुओं को रोका और उसकी तरफ देखते हुए कहा, बाई निंगबिंग, 3 साल हो गए हैं और अब चेन जे भी वापस आ गया है,
इसलिए अब तुम मुझे जाने दो। यह सुनकर उसका चेहरा बदल गया और उसने पूछा, तुम कहां जाना चाहते हो? मैंने पास में रखा अपना झोला उठाया और उसमें से एक कागज का दस्तावेज निकाला और कहा, मैंने विदेश की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में रिसर्च मास्टर डिग्री के लिए आवेदन किया था और उन्होंने मुझे एडमिशन लेटर भेज दिया है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही बाई निंगबिंग ने झटके से वे कागज छीन लिए और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने मेरी गीली कलाई को कसकर पकड़ा और मुझे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। उसकी गर्म हथेली जब मेरी ठंडी बाह से छुई तो उसकी गर्मी धीरे धीरे मुझ तक पहुंचने लगी। गाड़ी की धुंधली रोशनी में बाई निंगबिंग ने मुझे बहुत ठंडी और डरावनी नजरों से देखा और कहा, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते, तुम कहीं नहीं जाओगे। फॉन युआन, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। उस दिन के बाद मैं फिर कभी शूटिंग सेट पर नहीं गया। बाई निंगबिंग ने चेन जे के लिए एक नया असिस्टेंट ढूंढ लिया और मुझे अपनी कंपनी में अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। उसने मुझसे कहा, अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो अपने हाथ में पेन घुमाते हुए मुझे देख रही थी और उसने अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, उस दिन सेट पर उस लिन जिया ने जानबूझकर तुम्हारे और चेन जे के बीच दरार डालने की कोशिश की थी। मैंने लोगों से बात कर ली है, अब भविष्य में उसे कोई भी अपनी फिल्म में काम नहीं देगा। मुझे बिना किसी भाव के और चुप देखकर बाई निंगबिंग ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, फॉन युआन, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। मैंने कहा, क्या मैं अपनी हद पार कर रहा हूं? लिन जिया तो बस अपना किरदार छीने जाने की वजह से परेशान था, इसलिए उसने चेन जे को भड़काने के लिए बातें कहीं। असली कसूरवार कौन था, यह बात मैं और बाई निंगबिंग दोनों अच्छी तरह जानते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दिन मैंने उसे गुस्सा दिलाया था। उसने मेरे पूरी तरह गीले होने के बावजूद जानबूझकर गाड़ी में मुझे बहुत देर तक परेशान किया था। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार हल्का बुखार था। दवाइयां खा आने के बाद मुझे नींद आ रही थी और मुझमें उससे बहस करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने बस अपना सिर झुकाया और कहा, मुझे समझ आ गया। शाम को चेन जे की शूटिंग खत्म होने के बाद मैं बाई निंगबिंग को गाड़ी से लेकर उससे मिलने गया। मुझे देखते ही चेन जे ने रूखे स्वर में कहा, निंगबिंग, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ऐसी अजीब चीजों को अपने साथ मत लाया करो जो मेरा मूड खराब कर दे। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम गाड़ी में जाकर इंतजार करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। मेरे फोन पर उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का ईमेल आया था जहां मैंने आवेदन किया था। उसमें लिखा था, फॉन युआन, तुम्हारा एडमिशन लेटर भेज दिया गया है। तुम कॉलेज कब आ रहे हो? तुम्हारा रिकॉर्ड देखकर मैंने तुम्हारे लिए सबसे बड़ी स्कॉलरशिप को मंजूरी दे दी है। मैं तुम्हारे जैसे होनहार और मेहनती छात्र को पढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैंने हवा में अपनी हथेली को बंद किया, जैसे मैं बाई निंगबिंग द्वारा फाड़े गए एडमिशन लेटर के उन टुकड़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। उस रात बाई निंगबिंग घर नहीं आई। उसने मुझे एक मैसेज भेजा कि वह चेन जे को घर छोड़ने जा रही है, इसलिए उसका इंतजार न करूं। मैंने जब उससे पूछा कि क्या वो वही रात बिताने वाली है, तो उसने बिना किसी संकोच के रूखेपन से जवाब दिया, फॉन युआन, ये ऐसा सवाल नहीं है जिसे पूछने का तुम्हें कोई हक हो। मैंने गाड़ी को शहर के बाहर बने कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दिया, जहां मेरे नाना जी को दफनाया गया था। उन्हें गुजरे हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया था। कब्र के पत्थर पर लगी तस्वीर उनकी आखिरी बीमारी के समय की थी। उन दिनों उनके इलाज के लिए हमने सालों की जमा पूंजी लगा दी थी और अपने शिक्षकों तथा दोस्तों से हाथ फैलाकर पैसे उधार मांगे थे। फिर भी करीब 3 लाख रुपयों की कमी रह गई थी। वो रकम बाई निंगबिंग के लिए उतनी ही थी जितनी वह अपने दोस्तों के साथ एक रात की पार्टी में या किसी को महंगी घड़ी तोहफे में देने में उड़ा देती थी। लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा पहाड़ था जिसे मैं पार नहीं कर सकता था। ऑपरेशन के बाद नाना जी ने मेरा हाथ पकड़कर बार बार समझाया था कि भले ही वो पैसा बाई निंगबिंग के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमें इस एहसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए इन 3 सालों में मैंने बाई निंगबिंग की हर बात मानी और उसकी हर नाजायज शर्त को भी चुपचाप स्वीकार किया। लेकिन क्या मुझे अपने जीवन का उत्तरार्ध, अपने आदर्श और अपनी चाहते यही बर्बाद कर देनी चाहिए? कब्रिस्तान बिल्कुल खाली है। वहां सिर्फ हवा की आवाज और झिंगुरों का रोना है। कब्र के पत्थर पर बने मेरे नाना जी मुझे खामोशी से देख रहे हैं। वो अब कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। उस दोपहर
अचानक एक जाना पहचाना इंसान मुझसे मिलने आया। वो लिन जिया थी। बुफू के सेट पर चेन जी के सामने जो उसका घमंड था, वो अब पूरी तरह से बिखरा हुआ और बदहाल दिख रहा था। वो कैफे के एक कोने में बैठी और मुझसे पूछने लगी, चेन जी ने तुम्हारे साथ जो किया उससे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना? मैं जानती हूं तुमने कितनी मुश्किल से बाई निंगबिंग का साथ पाया था, लेकिन उसके वापस आते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे पास उसकी और बाई निंगबिंग की एक साथ रात बिताने की तस्वीरें हैं। बस इसे दुनिया के सामने लाने की देर है, और अगर तुम सामने आकर कह दो कि तुम ही असली बॉयफ्रेंड हो, तो वो बर्बाद हो जाएगा। सबका पसंदीदा वो शख्स असल में दूसरों का घर तो रहने वाला एक धोखेबाज इंसान है। मैंने नींबू पानी का पूरा गिलास खत्म किया और अपना सिर हिलाकर उसे मना कर दिया, लेकिन मैंने लिन जिया के पागलपन को बहुत कम करके आका था। उसका सबसे गौरवशाली अभिनय करियर बाई निंगबिंग द्वारा आसानी से नष्ट कर दिया गया था, जिससे वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। उसी रात चेन जी और बाई निंगबिंग की अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। एक तथाकथित जानकार ने खुलासा किया कि बाई निंगबिंग का एक बॉयफ्रेंड है। वे कई सालों से साथ हैं। मैंने उन्हें एक साथ खाना खाते देखा है। वो इंसान चेन जी बिल्कुल नहीं है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उसने एक तस्वीर भी पोस्ट की। चुपके से खींचे जाने के कारण तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, लेकिन फिर भी देखा जा सकता था कि तस्वीर में दिख रहे आदमी के बाल छोटे थे, शरीर दुबला था और उसकी आंख के कोने पर एक मस्सा था। वो अपना सिर उठाकर सामने बैठी महिला को चमकती आंखों से देख रहा था। मैं उस तस्वीर को देखकर खो गया। ये 2 साल पहले की बात है, जब नानाजी का निधन हुए कुछ ही समय हुआ था और मेरा मन बहुत उदास रहता था। बाई निंगबिंग मुझे एक नए खुले हुए अनोखे रेस्तरां में ले गई थी, जहां मेरे गृहनगर का खाना मिलता था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरे नानाजी दशकों से खाते आ रहे थे। मैंने एक निवाला खाया और समझ गया कि वो मुझे खास तौर पर यहां लेकर आई है। इसलिए मैंने अपना सिर उठाया और बहुत शालीनता से उनसे कहा, धन्यवाद बाई। उसने अपने होठों पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, फेंग युआन। क्या कोई अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह बुलाता है? उसने मुझसे उसे निंगबिंग कहने को कहा था, लेकिन मैं उस अपनेपन का आदी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं उसका पूरा नाम ही लेता था। बाद में मुझे पता चला कि चेन जी बचपन से ही उसे इसी नाम से बुलाता था, फेंग युआन। मैं होश में आया और देखा कि बाई निंगबिंग गुस्से से लाल चेहरे के साथ कमरे में आई और तेजी से मेरे पास पहुंची। उसने अपना हाथ उठाकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, फिर मेरा कॉलर पकड़कर मुझे मेज के किनारे की तरफ धकेल दिया। एक तस्वीर मेरे सामने जोर से फेंकी गई, जिसमें मैं और लिन जिया कैफे के एक धुंधले कोने में बैठे थे। उसकी आवाज बेहद ठंडी और जानलेवा थी। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तुम्हारा ये चेहरा चेन जी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता नहीं होता, तो जब तुम्हारे नाना अस्पताल में थे, तब तुम खुद को बेचकर मुझसे पैसे लेने के लायक भी नहीं थे। अब तुम दूसरों के साथ मिलकर चेन जी को फंसा रहे हो। तुम इतने दुष्ट कैसे हो सकते हो? मेरे गाल पर तेज जलन हो रही थी और कसकर पकड़े गए कॉलर से मेरा दम घुट रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे मना कर दिया था। बाई निंगबिंग को विश्वास नहीं हुआ। उसने मेरी ठुड्डी को जोर से दबाया और मेरे चेहरे को ऊपर नीचे देखा, जैसे वो अपनी नजरों से मेरे मांस का एक टुकड़ा नोच लेना चाहती हो। कुछ देर बाद वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, घटिया दर्जे के लोग सचमुच बहुत गिरे हुए होते हैं। उसने अपना हाथ छोड़ दिया और मुझे जमीन पर बेबस गिरते हुए देखकर दरवाजा पटक कर चली गई। सोशल मीडिया का रुख बहुत जल्दी बदल गया। बाई निंगबिंग के एक दोस्त ने सामने आकर सफाई दी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। बाई ने उस समय तरस खाकर मेरे परिवार के इलाज का खर्च उठाया था, लेकिन मैंने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और हमेशा अमीर बनने के चक्कर में उसके पीछे पड़ा रहा। तस्वीर में दिख रहा खाना भी बाई द्वारा मुझसे पीछा छुड़ाने और साफ बात करने के लिए था। बाई निंगबिंग के लोगों ने कुछ और तस्वीरें जारी कर दी। उनमें से कुछ तब की थी जब मैं बार में वेटर का काम करता था और एक ग्राहक मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन तस्वीर के एंगल से ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद ही उसमें शामिल था। कुछ तस्वीरें लिन जिया की निवेशकों के साथ खाना खाते हुए थी और आखिरी तस्वीर हम दोनों की कैफे वाली थी। लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि लिन जिया का रोल छीन लिया गया था
इसलिए उसने बदले की भावना में इस बार वाले लड़के के साथ मिलकर झूठी अफवाहें फैलाई। चेन जी बहुत बेकसूर है। मेरा फोन नंबर लीक हो गया। हजारों गाली गलौज वाले मैसेज आने लगे। लोगों ने मेरी पहचान ढूंढ निकाली और स्कूल से मांग करने लगे कि मेरे खराब चरित्र के कारण मेरी डिग्री और सर्टिफिकेट रद्द कर दिए जाएं। जबकि चेन जी इस पूरे विवाद से साफ सुथरा बाहर निकल गया। अगली रात उसने बहुत शान से अपने सोशल मीडिया पर एक हीरे की अंगूठी की तस्वीर शेयर की और लिखा, सगाई हो गई। कमेंट सेक्शन में अनगिनत लोग बधाइयां दे रहे थे, जबकि मेरे खिलाफ इंटरनेट पर नफरत और बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक मैंने अपना फोन खोलने की हिम्मत नहीं की। बाई निंगबिंग वापस नहीं आई थी। मेरे पेट का दर्द फिर से बढ़ गया था, इसलिए मैं अस्पताल से दवा लेने के लिए बाहर निकला। लेकिन रास्ते में ही मुझे एक सफेद वैन में किडनैप कर लिया गया। समुद्र के किनारे एक सुनसान कारखाने में मैंने चेन जी को भी बंधा हुआ पाया। उसके महंगे सूट पर धूल जमी थी, जिससे वो फटापुरा लग रहा था, और उसके रेशम जैसे सवारे हुए बाल सूखे घास की तरह बिखरे हुए थे। उसने मुझे नफरत भरी नजरों से देखा और गुस्से में कहा, फिर से तुम। मैंने अपने होंठ भींचे। असल में ये बात मुझे कहनी चाहिए थी। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या हक है? गरीब इंसान, निंगबिंग तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। अगर तुम मेरे जैसे नहीं दिखते तो तुम्हें उसके पास एक परछाई बनकर रहने का मौका भी नहीं मिलता। वो अपना आपा खो बैठा, हमेशा हवा में रहने वाला वो बड़ा स्टार, जिसे बहुत ही हिंसक तरीके से उठाकर इस धूल से भरे कारखाने में बंद कर दिया गया था, जहां उसे पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा था। वो चिल्लाया, धमकियां दी, लेकिन बदले में उसे किडनैपर से सिर्फ लात और घूंसे ही मिले। 2 दिन बीतने के बाद लिन जिया वहां आई। मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा, मुझे अंदाजा था कि ये तुम ही हो। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखने लगी। देखो, तुम बाई निंगबिंग के बारे में इतना सोचते हो, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अब तुम और चेन जी दोनों यहां हो। अगर सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है तो मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि वह किसे चुनेगी। असल में इस सवाल का जवाब जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसलिए जब पुलिस के सायरन की आवाज पास आने लगी तो लिन जिया और उसके आदमियों ने मुझे जल्दबाजी में खाई के किनारे धकेल दिया। मैंने बहुत ही शांति से बाई निंगबिंग की तरफ देखा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, वो सिर्फ चेन जी की तरफ देख रही थी और कह रही थी, चेन जी डरो मत। हमेशा घमंड में रहने वाले चेन जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बार बार बाई निंगबिंग का नाम पुकारने लगा, मुझे बचाओ निंगबिंग। मैंने खाई के नीचे उठती हुई सफेद लहरों को देखा और कुछ नहीं कहा। लिन जिया ने मुझसे पूछा, क्या तुम बचने की कोशिश नहीं करोगे? मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं थोड़ा थक गया हूं। वे लोग आपस में कुछ और बातें कर रहे थे, जो शायद सौदेबाजी से जुड़ी थी। मेरे पेट का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। मेरे माथे और पीठ से पसीना बह रहा था। तभी मुझे बाई निंगबिंग की आवाज सुनाई दी, फेंग युआन, मैं तुम्हें भी बचाऊंगी। तुम मेरी तरफ देखो। तुम अपना सिर उठाओ और मेरी तरफ एक बार देखो। मैंने अपना सिर नहीं उठाया। मुझे बस लिन जिया की ठंडी हंसी सुनाई दी। इतनी आसान चीजें नहीं होती। सफेद बर्फ, मैंने इतने सालों तक इतनी कड़ी मेहनत की और बड़ी मुश्किल से इस मुकाम तक पहुंची, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पीछे से अचानक एक ताकत का एहसास हुआ। शरीर हल्का हो गया और फिर नीचे गिरने की बेबसी महसूस होने लगी। आंखों के सामने सफेद लहरें करीब आती जा रही थी। चेंज की चीखें अब धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो रही थी। मुझे बहुत देर से समझ आया कि उसने मुझे और चेंज को एक साथ नीचे धकेल दिया था। समुद्र के पानी में समा जाने से पहले मैंने आखिरी बार सफेद बर्फ को मेरा नाम पुकारते हुए सुना। उसकी आवाज में एक ऐसा खौफ और लाचारी थी जो पहले कभी नहीं थी। फांग युआन। सफेद बर्फ के नजरिए से फांग युआन के समुद्र में गिरने के तीसरे दिन सेक्रेटरी का फोन आया कि बचाव दल को वो अभी तक नहीं मिला है। बचाने का सबसे सही समय निकल चुका है, इसलिए अब उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। मिस्टर चेन अस्पताल से यहां आ चुके हैं और बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। उसने झिझकते हुए सफेद बर्फ की तरफ देखा। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी? वो फर्श से छत तक जाने वाली कांच की खिड़की के पास खड़ा बाहर होते अंधेरे को देखता रहा।
फिर कुछ देर बाद बोला, नहीं, उन्हें वापस जाकर आराम करने के लिए कहो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चेन सीधे दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और उसे ठंडी नजरों से देखने लगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम फांग युआन की मौत का दोष मेरे सिर मढ़ना चाहती हो? उसके गाल पर खरोंच थी और हाथ पर एक लंबा कट लगा था जिस पर अभी भी पट्टी बंधी थी। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे फांग युआन के मुकाबले ये चोट बहुत मामूली थी। सफेद बर्फ ने अपनी नजरें उससे हटा ली और रूखे लहजे में कहा, ऐसा नहीं है, तुम वापस जाओ और आराम करो। चेंज वहां से नहीं हिला। वो वही खड़ा रहा और रोती हुई आंखों से उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें पछतावा हो रहा है ना? किस बात का पछतावा? मुझसे सगाई करने का पछतावा, या इस बात का पछतावा कि उस दिन तुमने जिसका हाथ पकड़ा था वो मैं नहीं बल्कि वह था। सफेद बर्फ ने अपने होंठ भींचे लेकिन कुछ नहीं कहा। चेंज तुरंत समझ गया। सफेद बर्फ, तुम ये अच्छी तरह समझ लो, वो सिर्फ पैसों के लिए खुद को गिराने वाली एक हमशक्ल थी। चेंज के पहनावे को देखते हुए, जिसके हाथ में महंगी घड़ी थी और पूरे शरीर के कपड़े और सामान की कीमत लाखों में थी, सफेद बर्फ के दिमाग में अचानक फांग युआन से पहली मुलाकात की बात आ गई। उस धुंधली रोशनी वाले पब में, शराब और चमक धमक के बीच, उसने एक फीकी पड़ चुकी सफेद शर्ट पहनी थी और उसके बाल बहुत छोटे कटे हुए थे। वहां कुछ उम्रदराज औरतें मजाक कर रही थी और उसकी पैंट में बख्शीश के पैसे डाल रही थी। उसने शांति से उन पैसों को निकाला, ध्यान से अपनी जेब में रखा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग जल रही हो। बाद में जब वो 30 लाख के लिए खुद ही उसके पास चली आई, जब सने चेंज के अफेयर की खबरें सुनी तो उसके मन में गुस्सा भर गया और उसने जानबूझकर अंतरंग पलों में उसे प्रताड़ित किया। कई मुश्किल मोर्चों पर उसकी आंखों की वो आग शायद कुछ पल के लिए धीमी पड़ी हो, लेकिन वो कभी बुझी नहीं थी। सफेद बर्फ ये मानती थी कि शुरुआत में वो फांग युआन को हिकारत से देखती थी। उसकी और उसकी जिंदगी दो अलग अलग दुनिया जैसी थी। उस पहली उलझन भरी रात में वो लगभग उसके ऊपर बैठकर अपनी भड़ास निकाल रही थी। फांग युआन बिना कुछ बोले सब सहता रहा। सिर्फ उस धुंधली और हिलती हुई रोशनी की परछाई में उसकी आंखें झुकी हुई थी और पलकें जोर से कांप रही थी। अगली सुबह फांग युआन ने उससे पूछा, क्या मैं कुछ पैसे ले सकता हूं? इसे उधार समझ लेना। सफेद बर्फ के मन में उसके प्रति नफरत और बढ़ गई। कम से कम उसने पहले जितने भी साथी रखे थे उनमें से किसी ने भी इतनी जल्दी अपना असली मकसद नहीं दिखाया था। इसके बावजूद उसने पूछा कि कितने चाहिए? 30 लाख। उसने अपनी बात पूरी की, फिर थोड़ा रुकी और झिझकते हुए थोड़ा और जोड़ दिया, अगर कुछ 1000 और मिल सके तो अच्छा होगा, जरूरत के समय काम आएंगे। चेक बुक पर उसकी पेन की नोक रुक गई और अचानक उसे ये सब बहुत अजीब लगा। उसने अपने पिछले बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद जो रकम यूं ही दे दी थी, वो फांग युआन की मांगी गई रकम से 10 गुना ज्यादा थी। असल में उसे उसी समय समझ जाना चाहिए था कि वो बाकी लोगों जैसी नहीं थी। वो उसके करीब पैसों के लालच में नहीं आई थी, बल्कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। बाद में उसे फांग युआन के शरीर पर कई चोटों के गहरे और हल्के निशान मिले, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा था कि बचपन में स्कूल जाने के लिए पहाड़ी रास्तों से जाना पड़ता था और बारिश में गिरने की वजह से ये निशान बन गए थे। बाद में सफेद बर्फ ने कई बार सोचा कि उस समय उसके दिल में जो अचानक एक हल्का सा दर्द उठा था, वही असल में प्यार की शुरुआत थी, जिसे उसने जानबूझकर अनदेखा कर दिया था। उसने चेंज को इतने सालों तक चाहा था। वो एक ऐसे फूल की तरह था जिसे हमेशा बहुत संभाल कर रखा गया हो, जिस पर कभी धूल न पड़ी हो। इसलिए उसका घमंड करना स्वाभाविक था। जबकि फांग युआन एक साफ झील के पानी जैसा था। वो हमेशा चुपचाप उसके साथ रहता था और उसके तथा उसके दोस्तों के जानबूझकर किए गए बुरे बर्ताव को चुपचाप सह लेता था। वे जितना उसका अपमान करते थे, उसकी वे चमकदार आंखें उतनी ही उनकी नीचता और औकात को दिखाती थी। सफेद बर्फ कभी कभी बहुत बेचैन हो जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसने उसे कभी सच में पाया ही नहीं। वो तो सिर्फ पैसों के लिए, उस मामूली 30 लाख के एहसान के बदले मजबूरी में उसके साथ रुका हुआ था। वो जानती थी कि जब वो उसे नहीं देख रही होती थी, तब वो छिपकर किताबें पढ़ता था,
जैसे वो हर वक्त उसे छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा हो। पढ़ते समय उसकी आंखों में जो चाहत और तड़प होती थी, वो सफेद बर्फ को एक सेकंड के लिए भी नसीब नहीं हुई थी। वो बस इतना चाहती थी कि फांग युआन की आंखों में उसके लिए जगह हो, चाहे वो नफरत ही क्यों न हो। इसलिए एक गलती के बाद गलतियां होती गई। फांग युआन के खाई में गिरने के 10वें दिन सबने कह दिया कि अब उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों ने उसे ये सब भूल जाने की सलाह दी और कहा कि जो होना था हो गया, अब एक मरे हुए इंसान के लिए चैन से रिश्ते खराब मत करो। वैसे भी तुमने खुद ही तो कहा था कि वो सिर्फ एक हमशक्ल है। सफेद बर्फ ने अपना सिर उठा, या उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और चेंज उसके पास बैठकर आंसू बहा रहा था। उसने उससे सवाल किया, लिन जिया के जेल जाने की खबर हर जगह फैल चुकी है। ऐसे में अगर तुम सगाई तोड़ने का ऐलान करोगी तो क्या ये लोगों को ये नहीं बताएगा कि तुम मेरे साथ सिर्फ नाटक कर रही थी? क्या तुम मेरे करियर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगी? इस समय भी वो उसे बहुत प्यार से पुकार रहा था, बड़े ही भावुक लहजे में, और उसकी आंखों में मासूमियत थी। सफेद बर्फ को अचानक ये एहसास हुआ कि फांग युआन ने कभी भी उसे इतने हक से नहीं पुकारा था। शुरुआत में वो उसे मैडम कहता था, फिर उसके आदेश देने पर वो एक कदम आगे बढ़ा और सिर्फ उसका नाम लेकर बात करने लगा, जिसमें हमेशा एक दूरी और औपचारिकता होती थी। सफेद बर्फ को अब बार बार फांग युआन के सपने आने लगे थे। सपनों में उसने उसका इस तरह अपमान नहीं किया था, और न ही उसे किसी एहसान के बदले अपने पास रोका था। इसलिए उसके प्रति उसका बर्ताव दिन ब दिन नरम होता गया, और उसने अपने दिल के दरवाजे खोलकर उसे पुकारा, सफेद बर्फ। वो उसे रिसर्च इंस्टीट्यूट से लेने गई। गाड़ी में गुलाब के फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता छिपा था। उसने हैरान होकर उन फूलों को लिया और आखिरकार उसकी तरफ देखकर दिल से एक सच्ची मुस्कान मुस्कुराई। लेकिन जब वो जागी तो वहां कुछ नहीं था। बिस्तर के पास वे किताबें रखी थी जिन्हें फांग युआन ने कभी पढ़ा था। उसके लिखे शोध पत्र और चुपके से किए गए प्रयोगों के परिणाम थे। वो उसकी दुनिया थी जिसमें उसने कभी एक पल के लिए भी कदम नहीं रखा था। इसी तरह 3 साल बीत गए। एक दिन समाचारों में विदेश में एक वैज्ञानिक अनुसंधान परिणाम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी अचानक एक झलक पड़ी, जहां कोने में एक आकृति थोड़ी जानी पहचानी सी लगी। बाई निंगबिंग चौंक कर खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे वो अभी भी किसी सपने में हो। उसने किसी से जांच करने को कहा, और सामने वाले ने जल्दी ही जवाब दिया कि उस व्यक्ति का नाम फांग युआन नहीं है। वो विदेश के एक विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का पीएचडी छात्र है, जो ऐसा लगता है जैसे किसी काल्पनिक खूबसूरत सपने से नीचे गिर गया हो। बाई निंगबिंग चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रही, और काफी देर बाद उसने एक एक शब्द चबाकर कहा कि वो अभी भी जीवित है। फांग युआन का शव कभी नहीं मिला था, जिसका मतलब था कि उसके जीवित रहने की कुछ संभावना हमेशा थी, भले ही वो कितनी भी कम क्यों न हो। बाई निंगबिंग ने पूरी दुनिया में उसे ढूंढना शुरू कर दिया। शुरुआत उसी चट्टान से हुई। वो समुद्र कहाँ बहता है, वहां कौन गया था, आसपास के सभी छोटे बड़े अस्पताल। हर बार उम्मीद की एक किरण जगती और फिर आंखों के सामने उम्मीद टूट जाती। वो इस बार बार के उतार चढ़ाव के दर्द से पागल होने वाली थी। पूरे 2 साल तक कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके दिल में अब भी एक उम्मीद थी। वो अब भी इंतजार कर रही थी, इस उम्मीद में कि भविष्य में किसी दिन वो उसके सामने आने को तैयार हो जाएगा। चाहे वो नफरत और बदले की भावना से ही क्यों न हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। हवाई जहाज उतरने के रनवे पर आ गया। कानों में थोड़ी देर की गूंज के बाद मैंने अपना आई मास्क हटाया, सामान रखने की जगह से अपना सूटकेस निकाला। जिस होटल में मैं रुका था वो आयोजकों द्वारा तय किया गया था, और कॉन्फ्रेंस हॉल ठीक नीचे था। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही काफी लोग थे। टांग युए ने पहले मेरे साथ एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, इसलिए हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि आज यहां कुछ बड़े बिजनेसमैन भी बुलाए गए हैं। कहा जा रहा है कि वे प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे जो व्यावसायिक प्रकृति का है। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ ही दूरी पर किसी के गर्मजोशी से अभिवादन करने की आवाज आई कि बाई मैडम भी आ गई है। बाई निंगबिंग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा कि हां, बस देखने आई हूं। टांग युए ने यह देखा
और अपनी बात बदलते हुए कहा कि उस व्यक्ति को देखो, उसका नाम बाई निंगबिंग है। वो पहले एंटरटेनमेंट और आईटी इंडस्ट्री में थी, लेकिन पिछले 2 सालों से न जाने क्यों उसने बायोलॉजी और मेडिसिन के प्रोजेक्ट्स में निवेश करना शुरू कर दिया है। मैं मुस्कुराया और कहा कि ऐसा है क्या? उसने सिर हिलाया और गॉसिप जारी रखते हुए कहा कि हाँ, क्या तुम उसके मंगेतर के बारे में जानते हो? चेन जे, जो पहले एक बहुत ही मशहूर टॉप स्टार था, लेकिन पिछले 2 सालों में न जाने क्यों उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। बातचीत के दौरान ही बाई निंगबिंग और उसके साथ के लोग हमारे करीब आ गए। किसी ने परिचय कराया कि बाई मैडम, ये हमारे विशेष रूप से आमंत्रित अतिथि हैं, मिशिगन यूनिवर्सिटी से सेल बायोलॉजी में पीएचडी मिस्टर फांग युआन। एक चमकदार झूमर की रोशनी के नीचे बाई निंगबिंग की ठंडी नजरें मुझ पर पड़ी और अचानक वे मेरे चेहरे पर टिक गई। आसपास के लोगों ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे जैसे किसी बात का होश नहीं था। उसने बस लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं जानती थी तुम मरे नहीं हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मैं एक कदम पीछे हटा और उसका हाथ झटक दिया जो वो मेरी तरफ बढ़ा रही थी और कहा कि माफ कीजिएगा, आप कौन हैं? माहौल थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और आखिरकार स्टाफ के लोगों ने आकर बात संभाली और सम्मानपूर्वक उन्हें वहां से ले गए। बाई निंगबिंग वीआईपी सीट पर बैठ गई। उसकी आंखें भीड़ के बीच से मुझे देखती रहीं और एक पल के लिए भी नहीं हटी। टांग युए ने उत्सुकता से पूछा कि क्या तुम बाई मैडम को जानते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, शायद उन्होंने किसी और को समझ लिया है। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और अंत में मिंगचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के स्टाफ ने विशेष रूप से नियुक्त पीएचडी धारकों के नामों की घोषणा की, जिसमें मेरा नाम भी शामिल था, फांग युआन। मैं मंच पर गया और कुछ शब्द कहे। उस दौरान एक पल के लिए मेरी नजरें हवा में बाई निंगबिंग से मिली। आने वाले कुछ सालों में मैं मिंगचिंग में ही रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि अपने सहयोगियों के साथ शैक्षणिक चर्चाएं कर सकूंगा। मैं झुककर मंच से नीचे आया और टांग युए के पास बैठ गया। उसने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारते हुए कहा कि मुझे याद आया, फांग युआन, तुम बाई मैडम के उस मंगेतर चेन जे से प्लास्टिक सर्जरी से पहले काफी मिलते जुलते थे। शायद उसने तुम्हें चेन जे समझ लिया होगा। मैं आखिरकार दिल से मुस्कुराया और कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब मैंने होटल के नीचे बाई निंगबिंग की रोल्स रॉयस खड़ी देखी। वो कार के सहारे खड़ी होकर लगभग तरसती हुई नजरों से मुझे देख रही थी और उसने कहा, फांग युआन। मैंने शालीनता से सिर हिलाया और कहा, बाई मैडम। उसकी आंखों में दर्द की एक लहर दौड़ गई और उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मैंने एक आह भरी और कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, बाई मैडम। अगर कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। उसने कहा, मत जाओ। उसने आगे बढ़कर मेरे कपड़ों का कोना थाम लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो भीख मांग रही हो कि उस दिन चट्टान पर। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहती थी, बस अनजाने में मैंने चेन जे का हाथ पकड़ लिया। बाद में मैंने लोगों को तुम्हें ढूंढने भेजा। सबने कहा कि वो चट्टान बहुत खतरनाक थी और तुम्हारे हाथ भी बंधे थे, इसलिए गिरने के बाद बचने की उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें समाचारों में देखा। मैंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। समय होने वाला था। मैं सचमुच अपने लौटने के दूसरे ही दिन सड़क किनारे खड़े होकर उसकी भावनाओं का विश्लेषण नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने शालीनता से मुस्कुराते हुए उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि मुझे माफ करें, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? ठीक उसी समय एक नारंगी रंग की पोर्श कार हमारे पास आकर रुकी। ड्राइवर नीचे उतरा और दरवाजा खोलते हुए बोला कि मिस्टर शेन ने रेस्तरां बुक कर लिया है और मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। पास खड़ी बाई निंगबिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने मुझे कार में बैठते हुए देखा। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसने अचानक हाथ से दरवाजा रोका और मुझसे पूछा कि ये मिस्टर शेन कौन है। मैंने कहा कि शायद इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए उसकी पीछे खड़ी रोल्स रॉयस की तरफ देखा और खुद को एक तंज कसने से नहीं रोक पाया कि इतने साल हो गए, बाई मैडम ने कार नहीं बदली। क्या यह आपकी हैसियत के हिसाब से सही है? कार बहुत दूर चली गई थी, फिर भी पीछे देखने वाले शीशे में वो वही खड़ी दिखाई दे रही थी। वो चुपचाप वहां खड़ी मुझे देखती रही। शहर के ठीक बीच में बने स्काई गार्डन रेस्तरां में
शेन यूचू मेरा इंतजार कर रही थी। वो अपनी व्हीलचेयर की पीठ के सहारे आराम से बैठी मेरी तरफ देख रही थी और उसने कहा कि बाइन निंगबिंग से मिले। मैंने पूरी बात संक्षेप में बताई और कहा कि मेरी आखिरी बात शायद थोड़ी कड़वी थी। उसने कहा कि कड़वी कैसी? मुझे तो लगता है कि तुमने उसे पर्याप्त जवाब नहीं दिया। उसने मेनू पलटते हुए लापरवाही से 2 व्यंजन ऑर्डर किए और फिर मेनू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अगली बार जब उससे मिलो तो वे सारी बातें उसे वैसी ही लौटा देना। बाय निंगबिंग, तुम एक घटिया दर्जे की इंसान हो, अपनी औकात में रहो। मैंने मेज पर हाथ टिकाते हुए पूछा कि क्या तुम सचमुच उससे इतनी नफरत करती हो? उसने कहा कि बिल्कुल करती हूं। जब तुम विदेश में अपनी मास्टर और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे, तब मैं यहां देश में उससे मुकाबला कर रही थी और उसके कई प्रोजेक्ट्स छीन लिए थे। तुम्हारी हर एक प्लास्टिक सर्जरी के बदले मैं चेन जे के खिलाफ इंटरनेट पर एक नकारात्मक माहौल बनाती थी। उसने आंखें सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बदला नहीं लेते, लेकिन मैं बहुत जल्दी और कड़ा बदला लेती हूं। पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उसका अंदाज बहुत तीखा था। जब मैं पहली बार शेन यूचू से मिला था, तब भी वो ऐसी ही थी। दोनों पैरों से दिव्यांग होने के कारण व्हीलचेयर पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा का नामो निशान नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैंने ही लोगों से कहकर तुम्हें पानी से बाहर निकाला था। छोटे दोस्त, तुम सचमुच बहुत समझदार हो। नीचे धकेले जाने से पहले तुमने खुद ही रस्सी काट ली थी, लेकिन थोड़ी सी छोड़ दी ताकि किसी को तुम्हारे इस कदम का पता न चले। अब बाय निंगबिंग ने रेस्क्यू टीम बुलाई है और उस इलाके में तुम्हारी लाश ढूंढ रही है। अगर मेरी नाव इत्तेफाक से पास में न होती तो तुम्हें किनारे तक आने के लिए कितनी देर तैरना पड़ता। मैं पूरी तरह से भीगा हुआ था। अपने शरीर पर तौलिया लपेटे हुए मैंने धीमी आवाज में कहा था कि कितनी भी देर तैरना पड़े मंजूर है। बस मुझे बाय निंगबिंग के पास से हमेशा के लिए दूर जाना है, कुछ भी हो जाए। उसने अपना वाइन ग्लास हिलाया, धीरे धीरे पूरी रेड वाइन पी ली और फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने अपने प्रोफेसर को ईमेल किया कि मेरा एडमिशन लेटर खो गया है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम रिपोर्ट करने आ जाओ। शेन यूचू ने मेरा नाम बदलने और नया पहचान पत्र बनवाने में मदद की और फिर मुझे अस्पताल भेजा। मेरी कलाई पर चाकू से रस्सी काटने के छोटे छोटे घाव थे और चट्टान से गिरने के कारण हाथ की हड्डी टूट गई थी। गाल पत्थरों से इतनी बुरी तरह रगड़ गया था कि लगभग हड्डी दिखने लगी थी। बाद में कई सर्जरी करनी पड़ी, तब जाकर चेहरा ठीक हुआ। हर बार ठीक होने का समय बहुत लंबा और दर्दनाक होता था। जब मैं शुरुआत में वापस कॉलेज गया तो मैं उस जिंदगी में ढल नहीं पा रहा था। बाय निंगबिंग के साथ बिताए उन 3 सालों में उसने और उसके दोस्तों ने मेरे आत्मसम्मान और सपनों को पैरों तले कुचल दिया था और मेरा मजाक उड़ाया था। उन्होंने कभी मुझे एक इंसान के रूप में अपने बराबर नहीं समझा। मुझे हमेशा बुरे सपने आते थे। मैं सपना देखता था कि बाय निंगबिंग चेन जे की अफवाहों की खबरें देखने के बाद गुस्से में चीजें मेरे चेहरे पर फेंक कर मार रही है और बिखरे हुए सामान के बीच मुझे दबाकर बिना किसी दया के अपना गुस्सा निकाल रही है। मैं सपना देखता था कि उसके दोस्त मुझे जबरदस्ती शराब पिला रहे हैं और मैं इतना उल्टिया कर रहा हूं कि पेट के पानी के साथ खून के अंश आ रहे हैं। वो बस ठंडे मन से मुझे देखती और कहती कि तुम सचमुच बेकार हो। वो वैसी जिंदगी नहीं थी जो मैं जीना चाहता था और कभी हो भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी पूरी ताकत अपनी पढ़ाई और रिसर्च में लगा दी। छुट्टियों और वीकेंड्स में भी मैं लैब और लाइब्रेरी में ही रहता था। यहां तक कि मेरे प्रोफेसर अक्सर मीटिंग्स में दूसरे छात्रों के सामने तारीफ करते थे कि उन्होंने मेरे जैसा मेहनती छात्र कभी नहीं देखा। लेकिन इस व्यस्तता और थकान के बीच मेरा मन जो लंबे समय से भटक रहा था, आखिरकार शांत हो गया। 2 साल पहले ही मुझे पता चल गया था कि बाय निंगबिंग मुझे ढूंढ रही है और कई बार उसने जो सुराग ढूंढे उन्हें शेन यूचू ने मिटा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अपने सपनों और करियर पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभालूंगी। मैंने एक बार उससे पूछा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। शेन यूचू काफी देर तक चुप रही और फिर मुझसे पूछा कि क्या तुम जानते हो कि मेरे पैर कैसे टूटे थे। वो मुझसे 10 साल बड़ी है। अपनी जवानी में उसके भी कुछ सपने थे। माता पिता ने सारी संपत्ति उसके भाई को सौंप दी थी, लेकिन जब कंपनी संकट में आई
तो उन्होंने उसे जबरन शादी करने के लिए मजबूर किया। आखिर में उसने बहुत सहजता से कहा कि जब कंपनी चलाने के लिए भी उन्हें मेरी कुर्बानी की जरूरत है तो बेहतर है कि ये पूरा बिजनेस ही मैं संभाल लूं। उसके पैर उसके गुस्से से पागल भाई ने उसे ऊपर से नीचे धक्का देकर तोड़ दिए थे। उस रात मैं और वो बालकनी में एक दूसरे के सामने बैठे थे। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से एक आह भरते हुए कहा कि काश मैं तुम्हें थोड़ा पहले मिल जाती तो तुम्हें सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए अपनी जिंदगी के कीमती 3 साल उस औरत पर बर्बाद नहीं करने पड़ते। इस बार जब मैं देश लौटा तो मेरे पास अपने पेटेंट प्रोजेक्ट्स थे और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मुझे 9 लाख युआन की सालाना सैलरी पर काम पर रखा। ये वो रकम थी जिसके बारे में युवा फांग युआन जब बेबस था तब सोच भी नहीं सकता था। 5 साल बाद मैंने बहुत शांति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर शेन यूचू के साथ जश्न मनाने के लिए वाइन खरीद कर लाया। उसने वाइन पी और मैंने दूध, क्योंकि बार बार होने वाली पेट की बीमारी की वजह से मैंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी थी। मैंने दूध का गिलास पकड़कर उसका शुक्रिया अदा किया तो उसने कहा कि शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारे अंदर अपने बीते दिनों की झलक देखती हूं। खाना खाने के बाद मैंने शेन यूचू को अलविदा कहा। उसने मजाक में पोर्श की तरफ इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि ऑफिस आने जाने के लिए तुम्हें एक कार दे दूं। सच में नहीं चाहिए। मैं हंस पड़ा। इंस्टीट्यूट ने मेरे लिए एक अपार्टमेंट का इंतजाम किया है जो ऑफिस से सिर्फ एक सड़क पार ही है, मुझे कार की क्या जरूरत है। उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, कोई काम हो तो बताना। इंस्टीट्यूट में शामिल हुए मुझे अभी 2 दिन ही हुए थे कि बाई निंगबिंग फिर आ गई। उसने मुझे कैंटीन में ढूंढ लिया और मेरे सामने बैठ गई। वो काफी देर तक मेरी दाई आंख के कोने को देखती रही और कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा कि तिल कहाँ गया। मैंने लापरवाही से जवाब दिया कि जब मैं चट्टान से गिरा था तो मेरा चेहरा जख्मी हो गया था। बाद में सर्जरी के कारण ये पहले जैसा नहीं रहा। मेज पर रखा उसका हाथ अचानक कांपने लगा और उसने मुझसे पूछा कि क्या बहुत दर्द हुआ था। यह सचमुच एक बेहद बकवास सवाल था। मैंने अपनी चम्मच नीचे रखी, अपना सिर उठाया और शांति से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि बाई निंगबिंग, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सवाल पूछने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे साथ बिताए उन 3 सालों में मैंने जो दर्द झेला था, शायद तुम उसे भूल चुकी हो, लेकिन मुझे वो अच्छे से याद है। जुल्म करने वाले हमेशा बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि उन्होंने दूसरों को कितना दर्द दिया है। बाई निंगबिंग की आंखों में आंखें डालकर मैंने बहुत दयालुता दिखाते हुए अपनी उंगलियों पर गिनकर उसे याद दिलाना शुरू किया कि उस बार मुझे 39 डिग्री बुखार था और इत्तेफाक से चेनजे ने विदेश से तुम्हारा फोन काट दिया था। तुम्हें गुस्सा आया तो तुमने उसका गुस्सा मुझ पर निकाला और कहा कि बुखार में शरीर गर्म होता है तो गले लगाने में अच्छा लगता है। जब मैं तुम्हारे साथ बाहर गया तो तुम्हारे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई जिससे मुझे खून की उल्टी होने लगी। तुमने मुझे अकेले ही टैक्सी से अस्पताल जाने को कह दिया। वहां कोई साइन करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे बिना एनेस्थीसिया के एंडोस्कोपी करवानी पड़ी। जब लिन जिया ने चेनजे के खिलाफ इंटरनेट पर बातें फैलाई तो तुमने कहा कि यह सब मैंने किया है, मुझे घटिया दर्जे का इंसान कहा और मेरे चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे। और ऐसी कई बातें हैं जिनकी मुझे आदत हो गई थी, इसलिए सर्जरी का दर्द मुझे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। मेरी हर एक बात के साथ उसका चेहरा और पीला पड़ता जा रहा था। वो औरत जो हमेशा खुद को सबसे ऊपर समझती थी, आज बेबस खड़ी थी। अमीर और ठंडी रहने वाली बाई निंगबिंग ने मेरे सामने आंसू बहाए। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने चारों तरफ देखा। शुक्र है कि कैंटीन में ज्यादा लोग नहीं थे। हम एक कोने की मेज पर बैठे थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने मुश्किल से बोलते हुए कहा कि मुझे माफ कर दो फेंग युआन। उस समय मैं अपनी असली भावनाओं को नहीं समझ पाई थी। उसने आगे कहा कि लिन जिया और तुम्हें किडनैप करने वाले लोगों को सजा मिल चुकी है और चेन जे के साथ मेरी सगाई भी टूट जाएगी। मुझे पता है कि उसने उस समय शूटिंग सेट पर तुम्हें परेशान किया था। मैंने ताना मारते हुए मुस्कुराकर कहा कि क्या असली गुनहगार सच में लिन जिया या चेन जे है? असल में तुम अच्छी तरह जानती हो बाई निंगबिंग के देश और विदेश की दूरी कोई ऐसी दीवार नहीं थी जिसे पार न किया जा सके। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बाहर जाना या उसके साथ कुछ साल रहना तुम्हारे लिए बहुत आसान था। अगर तुम सच में
चेन जैसे इतना प्यार करती थी तो उसके साथ रहने के हजारों तरीके थे, न कि किसी को पार्टनर या उसका विकल्प बनाना। एक विकल्प के तौर पर तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करती थी और अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए तुम्हें हमेशा अपने पास कोई न कोई चाहिए था। लेकिन तुम खुद को बहुत ऊंचा समझती थी और अपने साथ रहने वाले लोगों को नीचा दिखाती थी, इसलिए तुम मानसिक संतुष्टि के लिए उन्हें अपमानित करने के तरीके ढूंढती थी। वो हैरान होकर मुझे देखती रही और उसके पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने लाल आंखों से कहा कि लेकिन फेंग युआन, अब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूं। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत सी गलतियां की है। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगी और उसकी भरपाई करूंगी। मैंने आह भरी और मुझे लगा कि उसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास पहले से ही इतना सब कुछ है, फिर भी तुम इसे बिना किसी नतीजे वाले प्यार और नफरत में बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, कभी तुम्हारे लिए कोई भावनाएं नहीं रखी। उस समय मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ इसलिए रहा क्योंकि तुमने सच में पैसों से मेरी मदद की थी। लेकिन जब मैं उस हादसे का शिकार हुआ और चट्टान से समुद्र में गिर गया तो मुझे लगता है कि मैंने वो सारा कर्ज चुका दिया था। मैं अपनी खाने की प्लेट लेकर खड़ा हो गया। बाई निंगबिंग ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो घबराते हुए बोली कि तुम्हें किस चीज की कमी है? बस मुझे एक मौका दो, रिसर्च फंड, प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक अलग लैब बनवा दूंगी। तुम खुद का काम शुरू करो, किसी के दबाव में मत रहो। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ऐसी हरकतें मत करो। मैंने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया और झटके से उसका हाथ हटा दिया। प्लेट का सूप बाहर गिर गया और उसकी महंगी ड्रेस पर लग गया। मैंने अपने होंठ भींचे और ठंडे लहजे में उसे देखा कि ड्राई क्लीनिंग का कितना खर्च है। अपनी असिस्टेंट से कहना कि वो बिल लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाए, मैं भुगतान कर दूंगा। वो बिखरी हुई और बेसहारा सी लग रही थी। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं बची थी। बाई निंगबिंग के जाने के कुछ दिनों बाद चेन जे मुझे ढूंढते हुए आया। उसने नफरत से मुझे देखा और कहा कि मुझे लगा था कि तुम बहुत पहले ही मर चुके हो। इन सालों में उसने कई बार मुझसे सगाई तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया, इसलिए वो मुझे सजा देता था। शराब पीकर वो बार बार तुम्हारा नाम पुकारता था और कहता था कि वो जिससे सच में प्यार करता है वो तुम हो, फेंग युआन। तुम मेरी जगह लेने के लायक कैसे हो सकते हो? मैंने उसके बदले हुए चेहरे को देखा, जिसमें थकान और एक फंसे हुए जानवर जैसी बेचैनी साफ दिख रही थी। अचानक मुझे याद आया कि जब वो सालों पहले वापस आया था तो कितना घमंडी था और सब उसे घेरे रहते थे। उसने मुझे अपने लिए शराब डालने को कहा था। उसकी एक बात पर मुझे उस जमी हुई ठंडी कृत्रिम झील में उतरना पड़ा था ताकि उसकी वो घड़ी ढूंढ सकूं जो वहां थी ही नहीं। समय का चक्र देखो, आखिरकार वो खुद भी इस कदर टूट चुका था। मुझे लगातार शांति से अपनी तरफ देखते पाकर चेन जे का सब्र टूट गया। वो अचानक खड़ा हुआ और मुझे घूरते हुए बोला कि तुम वापस क्यों आए? जब तुम बाहर चले गए थे तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे वापस आते ही बाई निंगबिंग मुझसे हर हाल में सगाई तोड़ना चाहती है? उसने कहा कि वो पूरी तरह साफ होकर तुम्हारे पास जाना चाहती है और तुमसे एक मौका मांगना चाहती है। उसने कहा कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई और रिसर्च करूंगा, अपनी कामयाबी वापस लाऊंगा, देश और जनता के लिए काम करूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। मैंने अपने सामने रखी कॉफी को हिलाया और हल्के लहजे में कहा कि मिस्टर चेन, यह आपकी छोटी सोच है कि आपने खुद को इस बेकार के प्यार और नफरत में बांध रखा है। आपको मुझसे सवाल करने का क्या हक है? उसने मुझे नफरत से देखा लेकिन कुछ कह नहीं पाया। चेन जे और बाई निंगबिंग एक ही तरह के लोग हैं। जन्म से ही उनके पास सब कुछ था। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी सोच में अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते या मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। लेकिन मुझे हमेशा से सिर्फ अपने सपनों के रास्ते पर चलना था। मैंने चेन जे पर ध्यान देना बंद किया, कॉफी के पैसे दिए और वहां से चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी रात मैं खुद को सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देखूंगा। उस समय की लिन जिया की तरह उसका भी सबसे पसंदीदा तरीका जनता की राय का इस्तेमाल करके हमला करना था। उस लंबी पोस्ट में
उसने खुद को और बाई निंगबिंग को सालों का मंगेतर दिखाया था। मुझे विदेश से लौटने के बाद दूसरों का प्यार छीनने वाला विलेन बताया गया था। जिन लोगों को मैं नहीं मिला, उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल पेज पर जाकर कमेंट्स किए और मांग की कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। उनका कहना था कि भले ही इसके पास बड़ी डिग्री हो, लेकिन जिसका चरित्र खराब हो, उसे इतने महत्वपूर्ण रिसर्च वर्क में कैसे रखा जा सकता है। इस बार विरोध की लहर बहुत तेज थी। यहां तक कि कुछ कट्टर लोग रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर बैनर लेकर आ गए। मैंने सीधे पुलिस को बुला लिया। शेन यूट्यूब बहुत गुस्से में था और कहने लगा कि मैंने उसे बहुत छूट दे दी है। एक नकली चेहरे वाले को इतनी उछल कूद करने की क्या जरूरत है। मैंने उसे रोका और कहा कि इस बार मैं इसे खुद संभालूंगा। कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने उस समय नहीं बताई। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है। मैंने एक अकाउंट बनाया और एक वीडियो पोस्ट कर दिया। ये उस समय का था जब शूटिंग सेट पर चेन जे और लिन जिया के बीच गड़ा हुआ था और गुस्से में उसने मुझे पानी में उतरकर घड़ी ढूंढने के लिए मजबूर किया था। वहां एक और मामूली सा असिस्टेंट था जिसे हमेशा दबाया जाता था। उसने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया था और चुपके से मुझे वीडियो भेज दिया था। उसने कहा था कि अगर वो तुम्हें फिर से परेशान करे तो इसे वायरल कर देना। ये लोग ऐसे ही होते हैं। फैंस इन्हें बहुत सिर पर चढ़ा लेते हैं और ये हमें इंसान नहीं समझते। 5 साल पहले मैंने इसे उजागर नहीं किया था क्योंकि मैं जानता था कि समस्या चेन जे नहीं बल्कि बाई निंगबिंग थी। लेकिन इस बार उसने खुद मुझे उकसाया था। वीडियो पोस्ट होने के बाद हंगामा मच गया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बिल्कुल साफ और पूरी थी। जल्द ही बाई निंगबिंग भी सामने आई और उसने माना कि जब वो चेन जे के साथ थी तब वो मेरे साथ भी रिश्ते में थी। दूसरे शब्दों में कहें तो चेन जे बीच में आया था और अब वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसका नाम पूरी तरह खराब हो गया। उसकी फिल्में एंड ब्रांड डील्स रद्द हो गई। जहां तक बाई निंगबिंग की कंपनी का सवाल है, कहा कि फेंग युआन, तुम अपना गुस्सा कैसे निकालना चाहते हो, या फिर जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया था तुम वो सब मुझे वापस लौटा दो। मैंने हंसते हुए कहा कि रहने दो, अब तुमसे बात करने में भी मुझे गंदगी महसूस होती है। उसे मेरे ताने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन जब मैं इंस्टीट्यूट गया तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि मेरे बायो प्रोजेक्ट का फंड दोगुना हो गया है और ये पैसा बाई निंगबिंग के पर्सनल डोनेशन से आया है। मैं मना करने ही वाला था कि उसने मुझसे कहा कि चूंकि ये रिसर्च फंड है, इसलिए इसे कैसे खर्च करना है ये पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। वैसे भी ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बाई की तरफ से सपोर्ट है। इसका पर्सनल फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए उसका ये प्रस्ताव मान लिया। बाई निंगबिंग ने हर दिन कार से आना शुरू कर दिया और वो इंस्टीट्यूट के बाहर इंतजार करती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं। उस दोपहर उसने अपने पुराने दोस्तों को भी बुला लिया। कुछ अमीर औरतें गेट पर खड़ी होकर मुझे सॉरी कह रही थी। उन दिनों एक्सपेरिमेंट के डेटा में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, जिससे मेरा मूड पहले से ही खराब था। ऊपर से आते जाते सहकर्मियों और राहगीरों की उत्सुक निगाहें मुझे और असहज कर रही थी। आखिरकार मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं गया और मैंने कहा कि बाई निंगबिंग, क्या तुम पागल हो? उसने सहज होकर मेरी तरफ देखा और कहा कि फेंग युआन, मैं सिर्फ अपने पुराने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। मैंने बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखा और कहा कि अब मेरी अपनी जिंदगी और मेरा काम है। तुम बस मेरे काम में दखल देना बंद कर दो और चेन जे को संभालो। तुम्हारे और उसके बीच का जो भी मामला है उसे तुम दोनों खुद सुलझाओ। बाई निंगबिंग मुझसे सच में प्यार नहीं करती थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं उसके सामने समुद्र में गिरा और फिर भी जिंदा बच गया। ये उसके लिए एक सनक बन गया था, जैसे कि मुझे पाकर वो कुछ साबित करना चाहती हो। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले चेन जे के साथ था। मैंने उसकी और उसके दोस्तों की तरफ देखा और अचानक कहा कि क्या तुम्हें याद है जब मैं तुम्हें बार से घर ले जाने आया था तो तुम्हारे दोस्तों ने मुझे जाने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें अपना कोई साइंस प्रोजेक्ट करके दिखाऊं। मैंने अपने प्रोफेसर से सुना है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं अभी काम कर रहा हूं उसके लिए तुमने फंड दिया है, तो मैं तुम सबका और तुम्हारे दोस्तों का अपनी लैब में स्वागत करता हूं। आओ और देखो कि मैं कैसे डेटा रिकॉर्ड करता हूं
और प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता हूं। 8 साल बाद आखिरकार मैंने उनके उस पुराने मजाक का करारा जवाब दिया था। बाई निंगबिंग ने दर्द से मुझे देखा। उसकी पलकें कांप रही थी और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। शाम के समय आसमान की लाली धीरे धीरे कम हो रही थी। पतझड़ की हवा सूखी पत्तियों को उड़ाकर हमारे बीच गिरा रही थी। मैं और बाई निंगबिंग एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन अब मेरा अंदाज पहले जैसा लाचार और विनती करने वाला नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और मुझसे मुश्किल से पूछा कि अगर शुरुआत से ही, जब हम पहली बार मिले थे, मैंने तुम्हारे साथ बराबरी और सम्मान का व्यवहार किया होता, तुम्हें पैसों की जरूरत होती और मैं तुम्हें दे देती, और तुम्हें आगे की पढ़ाई करने से न रोकती, तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? मैंने बिना किसी झिझक के कहा कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होता और जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा देता। भविष्य में जहां भी मुमकिन होता तुम्हारी मदद करता। जहां तक प्यार की बात है, वो मेरी जिंदगी के विकल्पों में कभी था ही नहीं। इसके बाद काफी समय तक मेरी बाई निंगबिंग से मुलाकात नहीं हुई। जब मैंने दोबारा उसके बारे में सुना तो वो खबर न्यूज में थी। चेन जे के दिन बहुत खराब चल रहे थे। उसके परिवार ने दबाव बनाया कि वो बाई निंगबिंग से शादी कर ले। बाई निंगबिंग किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। परेशान होकर वो कार लेकर बाहर चली गई, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर उसकी कार के ब्रेक फेल हो गए और वो खाई में गिर गई। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो खून से लथपथ थी और गहरे कोमा में चली गई थी। पुलिस की जांच आखिरकार चेन जे तक पहुंची। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि हां, ये मैंने ही किया था। उसने कहा कि जब उसने पहले मुझे उकसाया था तो एक मामूली इंसान के लिए वो मुझे कैसे छोड़ सकती थी। जो एक्टर कभी आसमान पर था, वो अब धूल में मिल चुका था और अपना आपा खो बैठा था। उसने कहा कि अगर मैं बर्बादी झेल रहा हूं तो उसे भी आसानी से बचने नहीं दूंगा। बाई निंगबिंग के उन पुराने दोस्तों ने मुझे ढूंढा और मुझसे हॉस्पिटल चलकर उसे देखने की गुजारिश की। मैंने सीधे मना कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उनमें से एक ने गुस्से में मुझसे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि निंगबिंग दीदी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है? मैंने हंसते हुए कहा कि हां, मुझे पता है। क्या मुझे अपनी पार्टियों में ले जाकर सबका मनोरंजन कराना, या चेन जे के लिए झूठी तस्वीरें फैलाकर मेरे ऊपर कीचड़ उछालना? यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वो कुछ बोल नहीं सकी। तमाम उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार हमारे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी बाई निंगबिंग हॉस्पिटल में कोमा में थी। सब खत्म होने के बाद मैं एक बार फिर कब्रिस्तान गया। मेरे नाना जी की तस्वीर कब्र पर लगी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी और ठंडी हवा में अपनी सांस की भाप को बिखरते देखा। असल में जब नाना जी अपने आखिरी वक्त में थे, उन्होंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़कर कहा था कि वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें। नाना जी ने कहा था कि मुझे पता है फेंग युआन ने तुमसे 30,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन वो मेरी बीमारी की वजह से था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं। उनके कमजोर हाथ कांप रहे थे और बोलते हुए उनकी सांसें फूल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसका ख्याल रखना। बाई निंगबिंग कुछ देर चुप रही और फिर उसने हाँ कहा, जिसके बाद ही नानाजी ने सुकून से अपनी आंखें मूंद ली। मैं उनके पार्थिव शरीर पर गिरकर रो रहा था। मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी और मैं बस आंसू बहाए जा रहा था। तभी मैंने अचानक ऊपर देखा कि बाई निंगबिंग अपनी भौए सिकोड़े सैनिटाइजर वाइप से अपने हाथ साफ कर रही थी। वो हमेशा मुझे और इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने वाले गरीब लोगों को नीचा समझती थी, लेकिन अब उसकी बारी थी। मेरी रिसर्च के नतीजे अब इस्तेमाल में आने लगे हैं और जल्द ही मैं अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूंगा। शायद कई सालों बाद मैं इतिहास में एक मशहूर बायोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाऊंगा। उस समय आप मेरे लिए जरूर खुश होंगे। मैंने नाना जी की कब्र का सहारा लिया और उनसे बहुत सारी बातें की। जब अंधेरा पूरी तरह घिर आया तो मैं वहां से उठ गया। शेन यूचू मुझे लेने के लिए विशेष रूप से एक काले रंग की कार लेकर आया था। कार में बैठने के बाद मेरे ठंड से जमे हुए शरीर में थोड़ी जान आई। उसने मुझसे पूछा कि अब बाई निंगबिंग हॉस्पिटल में है और अब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या तुम अपना नाम वापस बदलना चाहते हो? मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि हां, फेंग युआन नाम मुझे मेरे नाना जी ने दिया था।
और मैं चाहता हूं कि भविष्य में इतिहास में इसी नाम से मेरी पहचान बने। उस रात आसमान बिल्कुल साफ था और चांद की रोशनी बिखरी हुई थी। कार की खिड़की से बाहर पेड़ और स्ट्रीट लाइट्स तेजी से पीछे छूट रहे थे। मैं आखिरकार एक बार फिर अपने उस सपने के रास्ते पर चल पड़ा था जिसे मैंने सालों से संजोया था, और इस बार मैं रुकने वाला नहीं था।